नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल अभी सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज का टॉपिक लेकर आया हूं वैध संविदा के आवश्यक तत्व, यानी एक वैध संविदा को किन किन सेक्शनों से गुजरना पड़ता है और उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके एक एग्रीमेंट वैध संविदा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 10 के अकॉर्डिंग सभी करार संविदा हैं यदि वे सक्षम पक्षकारों यानी सेक्शन 11-12 की शर्तें पूरी हों, स्वतंत्र सहमत यानी सेक्शन 13 और 14 की शर्तें पूरी हों, विधिपूर्ण प्रतिफल यानी सेक्शन 2D 23 और 25 की शर्तें पूरी हों, विधिपूर्ण उद्देश्य सेक्शन 23 से किए गए हों और जिन्हें विधि द्वारा शून्य घोषित ना किया गया हो, वही करार क्या बनते हैं, वैध संविदा बनते हैं। यदि कोई करार क्या करता है, धारा 10 की सभी शर्तें पूर्ण कर लेता है तो वो वैध संविदा बन जाएगा। तो चलिए इन सभी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रस्ताव एवं स्वीकृत के बारे में पहले बता देते हैं। सेक्शन 2A में प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2B में स्वीकृत को, वहीं सेक्शन 2E में एग्रीमेंट को। और एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उससे लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न हो। केस लॉ देख लेते हैं। बालफोर वर्सेस बालफोर 1919 का मामला है। घरेलू करार डोमेस्टिक एग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। जब तक कोई विधि द्वारा दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार की संविदा का निर्माण नहीं होगा। अब बात करते हैं संविदा करने की क्षमता के बारे में, यानी सेक्शन 11 और 12 सक्षम पक्षकार के बारे में। तो सेक्शन 11 सक्षम पक्षकार के बारे में बताती है कोई भी व्यक्ति संविदा कर सकता है यदि वो 18 वर्ष से ऊपर है और कुछ मामलों में 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष वहाँ लागू होगा जहाँ व्यक्ति विधिक संरक्षकता में पला है। दूसरा है बी स्वस्थ मस्तिष्क का, सेक्शन 12 में जिसके लिए प्रावधान किया गया है, यानी जो क्या है साउंड माइंड हो, पागल ना हो, चीज़ें समझता हो, उसे हम क्या कहेंगे, साउंड माइंड कहेंगे, स्वस्थ मस्तिष्क। सी है विधि द्वारा अयोग्य घोषित ना हो, जैसे कोई एलियन एनिमी यानी विदेशी शत्रु और दिवालिया, ये क्या है विधि द्वारा अयोग्य घोषित हैं, ये संविदा नहीं कर सकते। शत्रु देश से कोई भी नागरिक यह संविदा करता है तो संविदा शून्य मानी जाएगी। फिर सेक्शन 12 साउंड माइंड को परिभाषित करती है, स्वस्थचित्त को परिभाषित करती है। जो कॉन्ट्रैक्ट के समय समझदारी से कार्य कर सके उसको हम क्या कहते हैं, साउंड माइंड कहते हैं, स्वस्थचित्त कहते हैं। यानी संविदा करते समय, एग्रीमेंट करते समय वो अपने दायित्व और अधिकारों को समझता हो तो वो संविदा कर सकता है। मेडिकल साइंस में जो पागल होता है या अस्वस्थचित्त होता है उससे यहाँ पर लॉ में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर है जब वो संविदा कर रहा है तो अपने अधिकार और दायित्व को समझता हो, यानी जितने समय वो क्या हो स्वस्थ चित्त का है उतने समय संविदा कर सकता है। यदि परमानेंट अस्वस्थ रहता है तो संविदा नहीं कर सकता। केस लॉ है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है, यानी जो आवश्यक द्वारा करार किया जाता है वो शुरू से ही क्या होता है, शून्य होता है। फिर बात करते हैं स्वतंत्र सहमत की, फ्री कॉन्सेंट की। सेक्शन 13 स्वतंत्र सहमत को परिभाषित करती है। जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही आशय में सहमत हों तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र सहमत कहते हैं। सेक्शन 14 फ्री कॉन्सेंट यानी स्वतंत्र सहमत को परिभाषित करती है। जब सहमत दबाव, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या या भूल से मुक्त हो तब उसे हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र सहमत कहेंगे। प्रभावित करने वाले कारक होते हैं सेक्शन 15 में यानी प्रपीड़न, सेक्शन 16 में असमयक असर या अनुचित प्रभाव, सेक्शन 17 में कपट को परिभाषित किया गया है, वहीं सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या विपदेशन या मिथ्या वर्ण कह सकते हैं। सेक्शन 20 और 21 भूल से संबंधित है, 20 में तथ्य की भूल और 22 में क्या है, विधि की भूल, और 21 में है विधि की भूल, वहीं 22 में विदेशी विधि की भूल के बारे में प्रावधान किया गया है। केस लॉ है चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम,
शेषमा 1917 का मामला है। पति ने आत्महत्या की धमकी देकर सहमति ली। यहाँ पर जो सहमत है वो क्या है, धमकी देकर ली गई है, यानी कोर्शियन है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइडेबल है, यानी किसके कहने पर, चिक्कम अमीराजू, यानी यदि एक पक्षकार चाहे तो अपनी सहमति के आधार पर संविदा को वैध और शून्य बना सकता है। जिससे धमकी दी गई है वो चाहे तो संविदा का पालन करे, चाहे तो ना करे। थर्ड है विधिपूर्ण प्रतिफल, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, यानी जो प्रतिफल हो क्या होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए। सेक्शन 2D कंसीडरेशन को परिभाषित करती है, जब एक पक्षकार के वचन के बदले दूसरा कुछ करता या ना करे या कुछ देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। सेक्शन 25 नो कंसीडरेंस, यानी बिना प्रतिफल के करार क्या है, शून्य है, इसके बारे में प्रावधान करता है। लेकिन इसके 3 अपवाद दिए गए हैं। नेचुरल लव, यानी प्राकृतिक नैसर्गिक प्रेम। अफेक्शन पास्ट वॉलंटरी सर्विस, यानी भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा। टाइम बैरेड डेप्ट, यानी काला अवरोधित ऋण। यदि ये 3 चीज़ें हैं तो यहाँ पर प्रतिफल नहीं भी है तब भी करार क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। अन्यथा करार क्या है, बिना प्रतिफल के शून्य होता है। प्रतिफल कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, विधि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये प्रावधान सेक्शन 23 में किया गया है। केस है क्यूरी बनाम मिसा 1875 का। कंसीडरेशन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट और फॉर बेरेंस लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंसीडरेशन क्या है, कुछ अधिकार या कोई इंटरेस्ट या कोई लाभ या प्रॉफिट या बेनिफिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को पुस्तक 100 रुपये में बेची। यहाँ 100 और पुस्तक दोनों कंसीडरेशन हैं, यानी दोनों पक्षकार को कुछ ना कुछ मिलेगा। कंसीडरेशन होना चाहिए, यानी प्रतिफल होना चाहिए, कम और ज़्यादा का महत्व नहीं होता है। फोर्थ है विधिपूर्ण उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो जो लॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन 23 में दिया गया है वहीं विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए भी है और वहीं विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। यहाँ कानून द्वारा निषिद्ध हो, यदि कानून द्वारा कोई उद्देश्य और प्रतिफल निषिद्ध है तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। यदि यह फ्रॉड के माध्यम से हो, धोखाधड़ी के माध्यम से, तो वो भी इल्लीगल माना जाएगा। यदि वह अन्य को हानि पहुंचाता है तब भी इल्लीगल है। यदि यह कोर्ट की दृष्टि में इमोरल, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हो, यानी लोक नीति के विरुद्ध हो, तब भी क्या है, अनलॉफुल है, इल्लीगल है। केस ला है घेरूलाल पारेख वर्षक महादेवदास 1959 का मामला है। वैगनिंग एग्रीमेंट वायर्ड है परंतु इल्लीगल नहीं, यानी जो सट्टेबाजी का करार होता है वो शून्य है परंतु इल्लीगल नहीं होता है। इसमें न्यायालय ने ये कहा था, उदाहरण, हत्या करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल है। व्यापार, विवाह व्यापार में रोक लगाने वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइड है, यानी शून्य है, यानी किसी के जीवन की यदि क्षति शामिल है तो वो इल्लीगल होगा, अवैध होगा। जबकि व्यापार और विवाह संबंधी करार क्या हैं, शून्य करार माने जाते हैं। फिफ्थ है विधि द्वारा शून्य करार, यानी विधि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो या कोई अन्य लॉ, जैसे भागीदारी अधिनियम और माल विक्रय अधिनियम, यदि उसके तहत अभिव्यक्ति रूप से कोई कॉन्ट्रैक्ट शून्य घोषित किया गया है तो वो विधि द्वारा कभी भी प्रवर्तनीय नहीं होगा। जैसे नंबर 1 प्रतिफल या विषय वस्तु पर अवैध होना, धारा 23, और प्रतिफल या विषय वस्तु का कुछ अंश अवैध होना, धारा 24, यानी कुछ क्या है, अवैध है, कुछ वैध है। तो यहाँ भी करार क्या होगा, शून्य है, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित संविदा की गई है। थर्ड है प्रतिस्पर्धा में बाधा डालने वाले करार, धारा 27, यानी व्यापार आरोधी करार यदि है तो क्या है, शून्य है। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर क्या है, फ्री है। भारत में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है, व्यापार कर सकता है। किसी व्यक्ति को शर्त लगाना कि वह कभी कोई व्यवसाय नहीं करेगा, ये करार क्या है, शून्य है। फोर्थ है विवाह में बाधा डालने वाला करार, धारा 26, कोई भी करार जो किसी की शादी में रोक डाले वो क्या है, शून्य है। फिफ्थ है न्यायालय में वाद लाने पर रोक लगाने वाले करार, धारा 28, कोई भी करार जो न्यायालय में जाने के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दे, शून्य है। हालांकि मध्यस्थता आर्बिट्रेशन वाले करार मान्य होते हैं।
6 है अनिश्चित करार, धारा 29। यदि करार की शर्तें इतनी अस्पष्ट हैं कि उनका अर्थ नहीं लगाया जा सकता तो करार क्या है, शून्य है। जैसे कोई तेल बेचने वाला व्यापारी है, उससे कोई ऑर्डर करता है कि तेल भेज दीजिए, वो सभी प्रकार के तेल बेचता है, तो यहाँ तेल किस चीज़ का वो भेजे, ये चीज़ क्या है, अनिश्चित है, तो करार शून्य माना जाएगा। यदि पार्टिकुलर तेल का नाम बता दिया जाए तो करार क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं निश्चित कर पाएगा कौन सा ऑयल भेजना है। 7 है शर्त पूर्वक असंभव घटनाओं वाले करार, यानी धारा 36। ऐसी शर्तें जो असंभव घटनाओं पर घटित होने पर टिकी हों, जो कभी घटित ही ना हो, तो करार क्या है, शून्य है। 8 है जुआ सट्टा संबंधी करार, धारा 30। सट्टेबाजी वैगरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। फॉर एग्जांपल मैच पर शर्त लगाना, जैसे जुआ खेलना, इनसे संबंधित करार क्या है, सारे शून्य है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी सेक्शन समझ में ना आई हो, स्पष्ट आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल स्पष्ट रूप से व्हाइट बोर्ड पे समझा देंगे। और ये मत समझना कि जो चीज़ समझ में ना आई कैसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी आपके सवाल होंगे कमेंट में कल स्पष्ट रूप से फिर से दोबारा बता देंगे। और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।